का स्वागत है स्टडी विद लोकेश आड़ा यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेके आए हैं मॉडर्न इंडिया। और इस मॉडर्न इंडिया को जो हमारे राजस्थान पुलिस है, उस राजस्थान पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इस मॉडर्न इंडिया से के संबंध में आने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर हम अगर बात करें तो मॉडर्न इंडिया में हमें पहले तो ये चीज़ देखनी है कि पढ़ना क्या है और क्या इसकी सीक्वेंस रहेगी। मॉडर्न इंडिया जनरली आपके मिडाइवल या एंशिएंट हिस्ट्री से थोड़ा अलग माना जा सकता है, क्योंकि इसमें जो एक एक पॉइंट जुड़ा हुआ होता है। और इस वजह से इस मॉडर्न इंडिया को याद करने के लिए इन एक एक पॉइंटों की जानकारी होना हमें ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वैसे भारत में मॉडर्न इंडिया की शुरुआत कब मानी जाती है, तो मॉडर्न इंडिया की शुरुआत जो है वो भारत में यूरोपियन शक्तियों के आगमन से मानी जाती है। लेकिन वास्तव में जो शुरू हुआ वह आपके प्लासी और बक्सर के जो युद्ध थे उन्हें मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत माना जाता है। और वहीं से एक स्थायी अंग्रेजी साम्राज्य की भारत में स्थापना हुई। लेकिन उससे पहले हमें ये इसके बैकग्राउंड पर अगर हम बात करें तो बैकग्राउंड की यूरोपीय शक्तियों का आगमन, और इस यूरोपीय शक्तियों के आगमन के दौरान भारत में जो राजनीतिक स्थिति थी वो किस प्रकार की थी। तो यहाँ पर हमें 2 चीज़ें देखनी है कि एक तो यूरोपीय शक्तियों का आगमन, और इन यूरोपीय शक्तियों के आगमन के दौरान भारत की राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में बात करेंगे। तो आपका इसमें पहला जो पॉइंट ये बनता है कि यूरोपियन शक्तियों का आगमन, और इन यूरोपीय शक्तियों के आगमन में कौन कौन सा क्रम भारत में यूरोपीय शक्तियों को लेकर रहता है। तो उस संदर्भ में अगर हम बात करें तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आते हैं। पुर्तगाली के बाद आपके भारत में डचों का प्रवेश हुआ, और डचों के बाद भारत में अंग्रेज़ों का प्रवेश होता है, और अंग्रेज़ों के बाद डेनिश, और सबसे अंत में आपके भारत में फ्रांसीसी आते हैं। तो भारत में इन यूरोपियन शक्तियों का आगमन इस क्रम में आता है। पुर्तगाली जो इसमें वास्को डी गामा माना जाता है 1498 में भारत में आ चुके थे, और बाद में जो मुगल विजयनगर साम्राज्य था उस दौरान भी इनका प्रभाव रहा, और उसके बाद मुगल साम्राज्य के दौरान भी इनका प्रभाव माना जाता है। तो पुर्तगाली और उसके बाद डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं और सबसे बाद में फ्रांसीसी पुर्तगाली यहाँ से गए, और सबसे बाद में फ्रांसीसी आते हो, और सबसे पहले भारत से फ्रांसीसी भारत जाते हैं। तो इन यूरोपियन शक्तियों को के बारे में हमें पढ़ना है, और इनके साथ साथ हमें जो चीज़ देखनी है कि इन यूरोपियन शक्तियों के भारत आगमन के दौरान भारत की राजनीतिक स्थिति थी, कौन कौन सी जो शक्तियाँ थी जो बड़ी पावरफुल स्थिति में थी, जिसमें हमें हैदराबाद कर्नाटक उसी के पास में, और उसके पास आपका मराठा साम्राज्य जिस समय एक बड़ी शक्तिशाली स्थिति में था, जिसने पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य को पतन की अवस्था में डाल दिया था। उसके बाद इस मराठा साम्राज्य के अलावा आपके अन्य जो रियासतें थी उसमें मैसूर प्रमुख माना जाता है, जो बाद में हैदर अली के नेतृत्व में बड़ा पावरफुल रूप धारण करेगा। इन दक्षिण भारत की ये जो रियासतें थी, इसके अलावा आपके उत्तर भारत में रुहेलखंड, अवध और भरतपुर के जाट, यह एक प्रमुख रियासत थी जो यहाँ पर इस काल में डेवलप हुए। तो ये आपकी यूरोपियन शक्तियों की स्थिति, यूरोपियन शक्तियों के आगमन के दौरान भारत की स्थिति के संदर्भ में हमें इस पर बात करनी है। यूरोपियन शक्तियों का आगमन के बाद हमें एक शक्ति यहाँ पर स्टेबल होगी और अपना साम्राज्य स्थापित करेगी, और वह है अंग्रेज। इन अंग्रेजों का भारत में साम्राज्य स्थापित हुआ। ये साम्राज्य स्थापित करने के लिए इन्हें कुछ भारत की प्रमुख शक्तियों के साथ संघर्ष करना पड़ा। तो यहाँ पर अगला जो आपका टॉपिक होगा वह है अंग्रेजों का भारतीय शक्तियों से संघर्ष, और इन संघर्ष में सफलता के बाद ही अंग्रेज भारत में अपना साम्राज्य स्थायी रूप से स्थापित करते हैं। और इसमें वो कौन कौन सी शक्तियाँ थी जिनसे अंग्रेज़ों का संघर्ष हुआ, उसमें एक तो माने जाते हैं बंगाल का नवाब,
बंगाल के नवाब जिसमें प्रमुख नाम माना जाता है सिराजुद्दौला, लेकिन उससे पहले ये बंगाल किस प्रकार से अस्तित्व में आया उस पर भी हम बात करेंगे। मुर्शिद अली खां को इस बंगाल का वास्तविक संस्थापक माना पहला स्वतंत्र शासक माना जा सकता है। उसके बाद अली वर्दी खां आता है और अली वर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला आता है और इस सिराजुद्दौला के काल में बंगाल पर पूर्ण रूप से अंग्रेज़ों का प्रभाव स्थापित हो जाता है। तो बंगाल भारत की पहली रियासत बनती है जो अंग्रेज़ों की अधीनता में जाएगी, या फिर अंग्रेज़ों से संघर्ष करने वाली पहली रियासत के रूप में भी बंगाल का नाम आता है। बंगाल के बाद अंग्रेज़ों ने अगला जो अपना संघर्ष किया वह मैसूर का हैदर अली और हैदर अली के बाद इस संघर्ष को जारी रखा टीपू सुल्तान ने। इसके अलावा एक प्रमुख शक्ति मराठाओं पर विजय के बाद ही जो अंग्रेज थे, इस अंग्रेजों का प्रभाव उत्तर भारत में भी स्थापित हो जाता था, क्योंकि जो मराठा थे, इन मराठाओं के आक्रमण से उत्तर भारत की जो राजपूत रियासतें थी वह बड़ी परेशान थी और इस वजह से वह स्वतः ही अंग्रेज़ों की अधीनता में चले जाते हैं। तो इन तीन शक्तियों का अंग्रेज़ों के साथ एक संघर्ष हुआ माना जाता है। उत्तर भारत की जो प्रमुख शक्ति जिसने अंग्रेज़ों से संघर्ष किया उसमें जो माना जाता है पंजाब का सिख साम्राज्य माना जाता है। और इस सिख साम्राज्य जो रणजीत सिंह के नेतृत्व में डेवलप होता है, उस सिख साम्राज्य का भी अंग्रेज़ों से संघर्ष हुआ, लेकिन यह संघर्ष रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद होता है। तो इस प्रकार पूरे जो उत्तर और दक्षिण भारत पर अंग्रेज़ों का प्रभाव स्थापित हो जाता है। भारत पर अंग्रेज़ों का प्रभाव स्थापित होने के बाद अंग्रेज़ों ने भारत में नीतियाँ स्थापित की, यानी कि उनके राजनीतिक नीति और आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किए। तो अगला जो आपका टॉपिक मॉडर्न इंडिया में आता है, अंग्रेज़ों के राजनीतिक व आर्थिक नीति का निर्माण, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा। इसके अंतर्गत राजनीतिक नीति जिसे हम रिंग पॉलिसी या फिर अगर हम बात करें घेरे की नीति जिसे भी कहा जाता है, या अलग साइक संधियों का दौर, इस प्रकार की जो अलग अलग नीतियाँ देशी रियासतों के प्रति अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई थी उन्हें हम राजनीतिक नीति के संदर्भ में बात कर सकते हैं। आर्थिक नीति के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भू राजस्व वसूली के लिए जो स्थायी बंदोबस्त या फिर रैयतवाड़ी प्रथा या महालवाड़ी प्रथा जो थी उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि उनका निर्माण कौन कौन से क्षेत्र में किया जाता है और उनका क्या प्रभाव भारत के आर्थिक स्थिति में पड़ता है, वो आर्थिक नीति के संदर्भ में माना जाता है। तो भारत में राजनीतिक और आर्थिक नीति का निर्माण जो अंग्रेज़ों द्वारा किया जाता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद जो अपना अगला जो टॉपिक होगा नीति निर्माण का, उसमें आपके इन नीति निर्माण के बाद कुछ असंतुष्टि देशी रियासतों को होती है, देश के सामाजिक और आर्थिक वर्ग को भी होती है। इसके साथ भारत के जो धार्मिक स्थिति थी उसको भी अंग्रेज़ों ने जब प्रभावित करने का प्रयास किया तो इसका एक परिणाम निकलता है और वह परिणाम होता है आपकी 1857 की क्रांति। तो अगला जो आपके मॉडर्न इंडिया का माना जाता है टॉपिक वह 1857 की क्रांति, और इस क्रांति ने अंग्रेज़ों को भारत में सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमें अब भारत को किस रूप में या किस वे में हमें यहाँ पे चलाना है ताकि ये जो क्रांति 1857 में हुई वो आगे इसकी पुनरावृत्ति ना हो। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने कुछ सामाजिक और आर्थिक सुधार करने के भी प्रयास किए और राजनीतिक सुधार करने के प्रयास किए। राजनीतिक सुधार के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जो देशी रियासतें थी उन्हें उनके राज्यों में खुली छूट प्रदान कर दी गई। उनका संबंध केवल राजस्व देने के रूप में रहा, यानी कि रियासतें अब क्यों नहीं रियासतें अंग्रेज़ों को केवल राजस्व देगी। अंग्रेज़
रियासतों के आंतरिक जो जीवन है या जो उनकी आंतरिक स्थिति है उस पर कोई किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालेंगे। तो ये आपकी 1857 की क्रांति का परिणाम प्रमुख माना जाता है और भारत में जो साम्राज्य थी यानी कि महारानी थी उसका शासन स्थापित कर दिया जाता है। 1857 की क्रांति के बाद भारत में शुरू होता है दौर सामाजिक व धार्मिक आंदोलन का। आंदोलन का दौर यहाँ पर शुरू होगा और ये जो आंदोलन होंगे वह आपके दो प्रकार के होंगे। एक तो राजनीतिक आंदोलन माने जाते हैं, राजनीतिक आंदोलन माने जाते हैं और एक माने जाते हैं आपके सामाजिक धार्मिक आंदोलन। यहाँ पर राजनीतिक आंदोलन के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जो राजनीतिक आंदोलन था वो आपके 3 प्रकार के होंगे। वह जो आंदोलन थे 3, एक तो सामान्य जन विद्रोह, सामान्य जन विद्रोह माना जाता है। इसमें कित्तूर का विद्रोह, चेन्नम्मा का विद्रोह, अलग अलग प्रकार के विद्रोह माने जाते हैं जो सामान्य जनता द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था अलग अलग क्षेत्रों में। एक विद्रोह माना जाता है आपकी किसान विद्रोह, किसान आंदोलन या किसान विद्रोह, और एक माना जाता है जनजाति आंदोलन, जनजाति आंदोलन। और इस जनजाति आंदोलन में भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो जनजाति आंदोलन होते हैं, खोंड आंदोलन, आमो आंदोलन, जिस प्रकार के, उन अलग अलग प्रकार के आंदोलनों को हमें पढ़ना है। यह जो राजनीतिक आंदोलन था, यह राजनीतिक आंदोलन ही आगे जाकर भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का एक आधार तैयार करता है। उसी तरीके से हम दूसरा जो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन की बात करें तो ये सामाजिक और धार्मिक आंदोलन भारत में 2 तरीके से होते हैं, दोनों वर्ग में होता है। एक तो आपके धार्मिक के रूप में अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म में भी होता है और एक मुस्लिम धर्म में भी होता है। हिंदू धर्म के अगर संदर्भ में हम बात करें तो ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी ये प्रमुख माने जाते हैं। जबकि मुस्लिम जो धर्म से संबंधित जो आंदोलन थे उसमें अलीगढ़ आंदोलन आपके जो सर सैयद अहमद खान द्वारा शुरू किया गया था, उसी प्रकार के फेरियाजी आंदोलन, आपके देवबंद आंदोलन, इस प्रकार के आंदोलन थे जिनमें मुस्लिम धर्म पे सुधार के संदर्भ में बात कही गई थी। उसके अलावा यहाँ पर सामाजिक आंदोलन के संदर्भ में अगर हम बात करें तो सामाजिक आंदोलन में जो निम्न वर्गीय आंदोलन थे जिसमें वाइकन विद्रोह, चित्तौड़ विद्रोह, इस प्रकार के जो आंदोलन थे उनका प्रमुख स्थान माना जाता है। और इसी के अंतर्गत हम अंबेडकर द्वारा संचालित आंदोलन है या फिर विनोबा भावे द्वारा जो संचालित आंदोलन थे उनके संदर्भ में भी हम बात करेंगे। तो ये आपके धार्मिक और सामाजिक आंदोलन माने जाते हैं। और इसके बाद आपके इस आंदोलन के दौर के बाद भारत में शुरू हो जाता है आपके स्वतंत्रता आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में अगर हम बात करें, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, और ये स्वतंत्रता आंदोलन भारत में 2 रूप में माना जाता है। एक रूप में तो आपका ये स्वतंत्रता आंदोलन जो है वह क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में माना जाता है और एक आपके राजनीतिक गतिविधियों के संदर्भ में माना जाता है। अगर यहाँ पर हम बात करें भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन था, इस स्वतंत्रता आंदोलन का जो समय है वो 1885 से लेकर 1947 तक माना जाता है। इस स्वतंत्रता आंदोलन को हम 2 भागों में डिवाइडेड कर सकते हैं। एक तो माना जाता है आपके राजनीतिक आंदोलन, और एक माना जाता है क्रांतिकारी आंदोलन। इस आंदोलन की या इस टॉपिक्स की जो मुख्य विशेषता है कि इसमें
प्रत्येक बिंदु एक दूसरे यानी आगे वाला बिंदु पीछे वाले बिंदु के साथ जुड़ा होता है, यानी कि इसमें एक सीक्वेंस होना जरूरी है। अगर इस मॉडर्न हिस्ट्री में आपके पास सीक्वेंस है तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। यदि आपके पास यहाँ पर सीक्वेंस नहीं है तो आपको यहाँ पर एक रटने की प्रवृत्ति आ जाती है, जो कि आपके लिए फायदेमंद नहीं मानी जाती। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पूरा स्वतंत्रता आंदोलन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हमने स्वतंत्रता आंदोलन को दो भागों में डिवाइडेड कर दिया, एक तो राजनीतिक आंदोलन और एक आपका क्रांतिकारी आंदोलन। अगर हम राजनीतिक आंदोलन की बात करें तो वो आपका वही 1885 से लेकर 1947 तक का माना जाता है, और इसमें राजनीतिक आंदोलन की आपके 3 चरण माने जाते हैं। आपका जो प्रथम चरण है, और इस प्रथम चरण की अगर हम बात करें तो ये आपके 1885 से लेकर 1905 तक का माना जाता है। और इस प्रथम चरण में हमें जो देखना है वो ये माना जाता है कि इस काल में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, और इस कांग्रेस पर उदारवादी जो लोग थे जिनका अंग्रेजों के प्रति एक सहिष्णु नीति थी, यानी कि अंग्रेजों की अधीनता में भारत की स्वायत्तता चाहते थे, उन लोगों का इस कांग्रेस पर प्रभाव था। और कांग्रेस ने एक राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत कर दी थी। हमें देखना है कि कहाँ पर कांग्रेस की प्रमुख सभाएं होती अधिवेशन होते हैं। उन अधिवेशन में इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है उस पर हम बात करेंगे। तो कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, और कांग्रेस की स्थापना के साथ आपके यहाँ पर इस कांग्रेस पर उदारवादियों का प्रभाव माना जाता है। उदारवादियों का इस काल में कांग्रेस पर प्रभाव रहा, और यह अंग्रेजों से के खिलाफ प्रदर्शन के खिलाफ थे। ये चाहते थे कि अंग्रेजों से हमें मिलकर बात करनी चाहिए। अंग्रेज धीरे धीरे भारत का विकास करेंगे, भारतीय लोगों को जागरूक करेंगे राजनीतिक रूप से, और बाद में भारत की स्वतंत्रता सौंपकर चले जाएंगे। यानी कि शासन में अंग्रेजों की सहभागिता धीरे धीरे कम करनी चाहिए, न कि एक झटके से। अगर एक झटके से हम भारत में अंग्रेजों के शासन की सहभागिता को समाप्त करते हैं तो उस स्थिति में भारत उस स्वतंत्र स्थिति को समेट ना पाएगा, और इससे भारत की अखंडता को बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। तो ये सोच आपके उदारवादियों की थी, और ये प्रथम चरण के अंतर्गत इन्हीं का प्रभाव माना जाता है। और इन उदारवादी नेताओं में आपके जो प्रारंभिक नेता थे व्योमकेश चंद्र बनर्जी, आपके गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन खान, इस प्रकार के जो प्रमुख नेता थे वह प्रथम चरण उदारवादी नेताओं के संबंध में माने जाते थे। जबकि आपका द्वितीय चरण इसका समय 1905 से लेकर 1919 माना जाता है। और इस चरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पर जो प्रभाव है वह उग्रवादियों का हो जाता है। उग्रवादी विचारधारा का कांग्रेस पर प्रभाव स्थापित हो जाता है। कारण क्या माना जाता है? 1905 तक में लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल थे, और लॉर्ड कर्जन ने की कुछ ऐसी नीतियाँ भारतीयों पर थोपी जाती है जिससे जो भारतीय जनता है वो भारतीय जनता में अंग्रेजों के प्रति एक तरीके से नेगेटिविटी या नकारात्मक विचार डेवलप हो जाते हैं कि ये भारत को छोड़ना नहीं चाहते, ये भारत को एक टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, यानी फूट डालो राज करो की नीति को स्टेबल करना चाहते हैं, जिससे कि भारत में लोग आपस में भिड़ते रहे और इनका शासन चलता रहे। इस वजह से ये जो विचार डेवलप होते हैं, इन विचारों की वजह से देश में राष्ट्रवादी विचारधारा डेवलप हो जाती है, और इन राष्ट्रवादी विचारधारा का उस समय जो नेतृत्व कर रहे थे वह कांग्रेस की जो उग्रवादी विचारधारा के लोग थे वह, और इस वजह से लोगों का जो विश्वास है अब उदारवादियों पर न रहकर उग्रवादियों पर हो गया था। तो कांग्रेस पर प्रभाव उग्रवादी विचारधारा का स्थापित हो जाता। तो ये द्वितीय चरण माने जाते हैं। उसके अलावा आपका तृतीय चरण और इसका समय माना जाता है 1919 से लेकर 1947। यहाँ पर गांधी का प्रमुख प्रभाव रहता है। इस वजह से इस चरण को आप गांधी युग कह के संबोधित करते हैं। गांधी युग
के संदर्भ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर गांधी द्वारा संचालित जो आंदोलन है उन आंदोलन को हमें देखना है, एक एक आंदोलन के संदर्भ में हमें बात करनी है और उसके बाद जो भारत की स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति, उस पर गांधी की पकड़ किस प्रकार की थी उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये आपके राजनीतिक आंदोलन हो गया और राजनीतिक आंदोलन के बाद आपका जो दूसरा था वह क्रांतिकारी आंदोलन, और इस क्रांतिकारी आंदोलन के भी आपके 2 चरण माने जाते हैं। एक तो माना जाता है प्रथम चरण, और इस प्रथम चरण का जो समय है वह 1897 से शुरू होगा और ये 1915 तक रहेगा। इस प्रथम चरण के अंतर्गत ये जो क्रांतिकारी गतिविधियां भारत में डेवलप होती हैं, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ एक हिंसात्मक संघर्ष की बात की जाती है क्रांतिकारियों द्वारा, और इसके शुरुआत का अगर प्रेरणा स्रोत अगर हम किसी को माने तो बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अलग अलग प्रकार के संगठन या ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं। इस अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई थी, इस लड़ाई को धर्म के साथ जोड़कर और इस धर्म के साथ जोड़कर भारतीयों के अंदर स्वधर्म और स्वदेश के प्रति भावना डेवलप करने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाने की शुरुआत आपके मुंबई में की जाती है, और उसी के साथ जब इसमें धर्म की पौराणिक जो चीज़ें थी वो पौराणिक जो व्याख्यान थे वो जोड़े गए और उनके माध्यम से लोगों को बांधना शुरू किया। इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप किया गया था जिसे आर्य बांधव समिति कहते हैं, और इसी आर्य बांधव समिति के जो सदस्य थे चापेकर बंधु, उन चापेकर बंधुओं द्वारा एक नासिक में प्लेग कमिश्नर की हत्या की जाती है और यह भारत में क्रांतिकारी गतिविधि की पहली घटना मानी जाती है। तो इस प्रकार भारत में जो उग्रवादी विचारधारा की बाल गंगाधर तिलक थे, इनके द्वारा भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की नींव रखी गई। तो इसकी जो शुरुआत, वो जो नासिक हत्याकांड होती है वह आपकी 1897 में होती है चापेकर बंधुओं द्वारा। तो इस वजह से ये क्रांतिकारी गतिविधियों की पहली घटना मानी जाती है। उसके बाद मुजफ्फरपुर हत्याकांड, उसके बाद आपके लाहौर षड्यंत्र प्रथम केस। तो इस प्रकार की घटनाएं भारत में घटित हुई। उसके अलावा आपके यूरोप के अलग अलग देशों में भी ये भारत के लोगों द्वारा आंदोलन संचालित किए जाते हैं या संगठन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो वीर सावरकर के द्वारा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की जाती है। उसमें अनेक प्रकार के लोग जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे वह उनसे मिलते हैं और अंग्रेज़ों के खिलाफ वहाँ पर एक योजनाएं तैयार की जाती है। इसके अलावा आपके इसी कुछ घटनाएं थी जो इस प्रथम चरण में क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंध रखती थी। उसमें आपके कामागाटा मारू प्रकरण जो माना जाता है, सिंगापुर प्रकरण माना जाता है। इसके अलावा और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है गदर आंदोलन। गदर आंदोलन में भारत के जो राष्ट्रवादी नेता थे, जब उन्होंने भारत में क्रांतिकारी गतिविधियाँ संचालित की तो उसके बाद उनके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी होते हैं और इस वजह से वो क्रांतिकारी अफ़गानिस्तान के रास्ते भारत से बाहर चले जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाते हैं और वहाँ पर आंदोलन का संचालन करते हैं, जिसमें प्रमुख आंदोलन आपके गदर आंदोलन माना जाता है। इसके अलावा इन सबको लाहौर षड्यंत्र केस प्रथम के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है। तो ये आपके प्रथम चरण की जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ थी उसकी घटनाएं मानी जाती है। जबकि अगर हम द्वितीय चरण के संदर्भ में बात करें तो द्वितीय चरण की जो शुरुआत है वह द्वितीय चरण की शुरुआत आपके 1924 से लेकर 1933 तक मानी जाती हैं और ये जो काल था ये भगत सिंह का काल माना जाता है। यहाँ पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेतृत्व में आंदोलन किए जाते हैं और फिर इसमें जो प्रमुख काकोरी रेल कांड जो प्रमुख माना जाता है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी जैसे जो प्रमुख नेता थे उनको गिरफ्तार करके फांसी की सज़ा दी जाती है। जबकि चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से बच निकल जाते और चंद्रशेखर आज़ाद ने बाद में जाकर आपके भगत सिंह की नौजवान सभा के साथ मिलकर एक नया संगठन, जो पुराना संगठन था, उसे डेवलप कर लिया, जिसे
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या आर्मी HSRA का नाम दिया जाता है। और इस संगठन के द्वारा जो प्रमुख घटनाक्रम अंजाम दिया गया वो सैंडर्स हत्याकांड था। और उसके अलावा लाहौर असेंबली में बम फेंकना जो भगत सिंह के नेतृत्व में फेंके गए थे वो प्रमुख घटना मानी जाती है। तो ये घटनाक्रम इस द्वितीय चरण के अंतर्गत होते हैं। उसके बाद भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है और उसके एक दिन पहले चंद्रशेखर आज़ाद को अहमदाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में उनकी मृत्यु हो जाती है और बाद में वो खुद को गोली मार देते हैं। तो ये घटनाक्रम आपके क्रांतिकारी गतिविधियों से माना जाता है। इसके अलावा एक घटनाक्रम और माना जाता है जिसमें शस्त्रागार, चटगांव शस्त्रागार विद्रोह, जो उसमें मास्टर दाह के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन के नेतृत्व में कुछ युवाओं और युवा महिलाओं के द्वारा यह घटनाक्रम अंजाम दिया गया था, वह इसकी एक अंतिम घटना मानी जाती है। तो उसके बाद आंदोलन हुए लेकिन वह छिटपुट आंदोलन चलते रहे। तो ये आपकी क्रांतिकारी आंदोलन की गतिविधियाँ मानी जाती है। तो हमें जो भारत का वर्तमान भारत पढ़ना है, इस वर्तमान भारत के अपने टॉपिक्स जो हैं ज़्यादा बड़े नहीं है, केवल मात्र आपके 5 या 6 टॉपिक्स माने जाते हैं। लेकिन इन टॉपिक्स में शुरुआती 3 टॉपिक इतने हमारे लिए इतने बड़े नहीं माने जा सकते, लेकिन बाद के जो कुछ टॉपिक्स हैं वह लगभग आपका 1-1 घंटा कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हम इन्हें जो मॉडर्न इंडिया को जो पढ़ेंगे, इन मॉडर्न इंडिया को इस तरीके से बोर्ड पे स्टेबल करेंगे ताकि आपको एक ग्राफिकल नोट्स कंप्लीट हो सके। इसमें लिखने की हमें इतनी ज़रूरत नहीं होगी, केवल मात्र ग्राफिकल्स नोट तैयार करने की हमें आवश्यकता है। और अब अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे आपके भारत के स्वतंत्रता आंदोलन वर्तमान भारत के पहले बिंदु यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन और उस दौरान भारत की जो राजनीतिक स्थिति है उसका भी हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।